कैसे हैं आप सब लोग। चलिए तो यूपी होमगार्ड भर्ती आज मैं इसकी जानकारी देने आया हूँ। 45,000 पर दिया गया शासन देश, बच्चों में खुशी की लहर, एग्जाम फिजिकल सब चीज़ों को समझेंगे। और जो एग्जाम में इस बार सुनने में आ रहा है कि जीएस में केवल 100 क्वेश्चन है, क्या ये सुनने में आ रहा है? सबसे अच्छी बात अगर इस पूरे नोटिफिकेशन में हुई है तो एक बात हुई है कि यहाँ पर पुलिस भर्ती बोर्ड इसको कंप्लीट करेगा, जिसके लिए हम यहाँ कह सकते हैं कि शायद जो पहले यह भर्ती बोर्ड होती थी जिसका किसी को कुछ नहीं पता चलता था, पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से यह साफ़ सुथरी होने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि वह 50 लाख बच्चों की एक साफ़ सुथरी भर्ती करवा चुका है। इस वजह से हम इसको बिल्कुल एसर्ड मान सकते हैं कि यह भर्ती बहुत साफ़ सुथरी होने जा रही है। वरना चूँकि अब जिला स्तर पर होती थी तो बहुत दिक्कतें होती थी। अब यूपी में अगर होमगार्ड भी बनेगा तो भाई वो एकदम साफ़ सुथरी प्रक्रिया से बनेगा। अब वह योग्य होमगार्ड होगा और क्या अपने ही जिला में, हाँ, होमगार्ड को अपना ही डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है नौकरी करने के लिए। और 30 एज के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी, मतलब 30,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी। और अगर या 8th पे कमीशन आया तो हो सकता है कि एक होमगार्ड की सैलरी 40 से 45,000 कमा सकता है। उसका भी मानदेय बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि ये दैनिक भत्ता तय होता है, पर चूँकि जब पे कमीशन के रूल ही बदल जाएंगे तो दैनिक भत्ता भी बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप अपने ज़िले में आज यूपी के अंदर 30,000 भी कमा रहे हो तो अपने घर से रोज़ आप डाउन रोज़ ड्यूटी कर पा रहे हो, शाम को अपने घर जा पा रहे हो, तो भाई 30,000 भी फिर कम नहीं है। कम कब लगते हैं? मतलब कि 30,000 कम नहीं है, लेकिन कम लगते हैं जब 3,000 जब आप दूसरे स्टेट में नौकरी करने जाते हैं तब 3,000 बहुत कम है। जब बहुत मतलब तब कुछ ही नहीं, क्योंकि आपको रहना खाना ही आपका 10 से 15,000 खर्च करवा देगा, जो यहाँ पूरी तरह से सेफ हो जाता है। और गाँव में जब कोई अपने गाँव से ही करेगा, अपने ज़िले में ही कर रहा है, तो अपने गाँव में आधे खर्चे वैसे ही नहीं होते हैं। तो भाई यूपी होमगार्ड की भर्ती उन लोगों के लिए वरदान है जो यह मानते हैं कि सर मैं तो बाकी जगह लग ही नहीं पाऊंगा। भाई क्या क्या है फिलहाल मैं बता देता हूं कि 45,000 होमगार्डों की भर्ती आ चुकी है, आ नहीं चुकी है। अभी एक गाइडलाइन आई है, आएगी कब तक, तो इसके बारे में भी बात करूंगा। 18 से 30 साल उम्र रखी गई है और जो ओबीसी SC ST है उन्हें 18 से 35 साल उम्र है। तो यहाँ तो एक उम्र का एक अच्छा इसमें मतलब दिया गया है। तो थोड़ा पहले ये और ज़्यादा होती थी, तो इस बार ये थोड़ी घटाई गई है। तो पहली भर्तियों का तो आपको पता ही नहीं लगता था, पर अब पता लगने जा रहा है। यह भर्ती पूरी तरह से ठीक ठाक होगी, ऐसी आप उम्मीद करिए। अच्छी बात यह होगी कि जो बच्चा होमगार्ड बनेगा उसको पुलिस में भी आयु में छूट मिलती है। तो अच्छी खासी पुलिस की भर्ती जब वो आएगी ना, तो कांस्टेबल के लिए अगर आप देखे हुए तो जैसे कोई बच्चा पुलिस में ओवरएज हो गया तो होमगार्ड में मान लो भर्ती उसने ज्वाइन कर रखा है, तो फिर इसके लिए उसको काफ़ी छूट मिल जाती है एज में। तो एक बहुत बढ़िया तरीका, मतलब ऐसे भी अदर स्टेट वाले कैसे भर पाएंगे उसके बारे में तो भाई मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। जो विस्तृत गाइडलाइन है का वेट करना पड़ेगा। ना शैक्षिक योग्यता का निर्धारण मैं बता देता हूं कि भाई देखो 10वीं कक्षा पास यहाँ रखा गया है, और 10वीं कक्षा मेरे ख्याल से इस बार पहले ही भी शायद 10वीं ही होती थी, 8th भी हो सकता था। तो पहले, अभी मुझे पूरा ध्यान नहीं है पहले का क्या फिलहाल। अब मैं यहाँ बता सकता हूँ कि 10 पास होना है तो होमगार्ड के लिए ज़रूरी होगा। और अब पुलिस की बात करेंगे तो कांस्टेबल को तो अब 12वीं पास होना ही है। तो यहाँ हालांकि अब अधिमानी करता है, यहाँ जरूरी नहीं है कि आपके पास यह हो, पर अगर यह है तो फिर आपको निर्धारित अंक दिए जाएंगे। 3 अंक आपको सी प्रमाण पत्र के NCC के, और B के 2 अंक और A के 1 अंक। यह वही रूल है, वही तरीका है, क्या यह वही रूल है जो सेंट्रल की भर्तियों में दिया जाता है। आर्म्ड फोर्सेस में जैसे आप SF GD वगैरह में नहीं, तो वहाँ 5% है। अगर वो रूल होता तो दिल्ली पुलिस में NCC के C सर्टिफिकेट के 5 अंक है, तो वो वाला तो नहीं, पर यहाँ एक निर्धारित कर दिए गए हैं, इस हिसाब से मिलेगा। और एक यूपी में होता है भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र, अगर यह भी है तो 1 अंक इसका भी मिल जाता है। तो ठीक है, तो चलिए ये आपके उन अंकों में जोड़ दिए जाएंगे। भाई अधिमानी अहर्ता है ये फिलहाल। चलो दूसरा, यदि किसी
अभ्यर्थी के पास एक से अधिक अधिमानी आता है तो उसके सबसे अधिक अंक वाली ही अर्हता दी जाएगी। जैसे मान लो किसी के पास यह भी है और किसी के पास यह भी है तो 4 अंक नहीं मिलेंगे, फिर यह वाला मिलेगा। उसको समझ में आई बात? तो ठीक है। तो दूसरा 18 वर्ष और 30 वर्ष ये जो आयु सीमा रखी गई है यह 1 जुलाई के आधार पर ही काउंटिंग होगी, क्योंकि एनरोलमेंट का वर्ष जो होगा अब आप यह उम्मीद करो कि अगर यह इस साल भर्ती आ गई तो फिर 1 जुलाई को 2025 को एनरोलमेंट मांगा जाएगा। अगर भर्ती 2026 में चली गई तो फिर 1 जुलाई 2026 के हिसाब से एज की कैलकुलेशन की जाएगी। यह इस बात का मतलब है कि एनरोलमेंट की पूरी प्रक्रिया यानी जो फार्म वगैरह आएंगे और आपका जो लिस्ट मेरिट आउट सब कुछ होगा वह सब किसके द्वारा होगा, यह सब किया जाएगा पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा। तो ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं भाई, भूतपूर्व सैनिक के लिए भी इसमें जो है वह आपको पता ही है उनका होता है, वह भी इसमें भर्ती हो सकते हैं, शायद वह नहीं होंगे। तो मतलब प्रोविजन उनके लिए रखा गया है कि भाई कोई आर्मी से हवलदार या मान लीजिए वो सूबेदार रिटायर हो के आ रहे हैं तो क्या वह होमगार्ड की नौकरी करना चाहेगा? नहीं, वह इसमें मतलब अपनी तौहीन समझते हैं इसलिए वह नहीं कर पाएंगे। पर ऐसा भी है वो बहुत जगह बेचारे इस ऐसे भी मजबूर अपने घरों के हालातों से कि वो गार्ड की नौकरी भी करते हैं, पर वो ऐसा नहीं है कि वहाँ गार्ड को भी एक अच्छी खासी सैलरी दी जाती है, एक रिपोर्टेड सैलरी होती है। पर फिर भी अगर वह ज्वाइन करना चाहे तो यह उन्होंने कंडीशन यह रखी है कि यह आर्मी मैन के लिए है, मतलब एक्स सर्विस मैन के लिए, आर्मी नहीं एयरफोर्स नेवी सबके लिए ही है। चलिए, आवेदन शुल्क जो है यह उस टाइम पर निर्धारित किया जाएगा। अभी तो शायद आवेदन शुल्क का कोई भी चीज़ नहीं है, यह नहीं बताया है, क्योंकि यह बोल रहे हैं कि जो इसका होमगार्ड का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उनके साथ विचार विमर्श करने के पश्चात पुलिस भर्ती बोर्ड तय करेगा कि क्या आवेदन शुल्क रखा जाए। तो ठीक है। तो आवेदन अब आप कहोगे कि सर किस डेट से आ रहे हैं, तो वह डेट अभी नहीं बताई गई है, पर वह बहुत जल्द आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा जो इंतजार था वह इसी बात का था कि इसको कराएगा कौन और किस तरह से होगी, क्या मापदंड होने चाहिए, वह सब तय हो चुके हैं अब। और मुख्यमंत्री जी लगातार कहते रहे हैं कि अपने भाषणों में कि होमगार्ड की भर्ती जल्द से जल्द हो, जिससे पुलिस को भी बड़ी हेल्प मिल जाती है। तो होमगार्ड का मेनली काम क्या है? होमगार्ड का मेनली काम है कि भाई यूपी में कोई उस तरह की कोई आपदा आ जाए, मान लो कल को कोई बाढ़ आती है या तो बाढ़ में सबसे ज़्यादा सक्रिय यह लोग रहेंगे। बाकी पुलिस की हेल्पिंग हैंड से ये रहते हैं कि हर जगह आप यह कह सकते हो कि खैर ये अपने आप को पुलिस से कम नहीं समझते हैं, यह भी मैं आपको बता देता हूं। पर जब भर्ती हो जाओगे तो आपको मेरी बात बुरी लगेगी, अभी तो लगेगी सर हम तो फिर पुलिस ही है, तो अच्छी भी लग सकती है। खैर छोड़ो, फिर यह सच्चाई है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलो, बाकी इन्होंने बोल दिया कि कोई दिव्यांग जन नहीं इसमें पदों के लिए एनरोलमेंट नहीं कर पाएगा और मानसिक दोष से कोई युक्त भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा, शारीरिक दोष से भी युक्त व्यक्ति भी नहीं कर पाएगा, यानी छोटा मोटा मेडिकल भी कराया जाएगा। तो ठीक है। तो चलो, होमगार्ड के ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कोई बच्चा यह कहे कि मैं बुलंदशहर का हूँ, जी मैं बुलंदशहर का हूँ और मैं गाजियाबाद से मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो क्या वह कर सकता है? नहीं कर सकता। बुलंदशहर का बच्चा बुलंदशहर में ही अप्लाई करेगा, गाजियाबाद का बच्चा गाजियाबाद में ही अप्लाई करेगा, गौतम बुद्ध नगर का बच्चा गौतम बुद्ध में ही अप्लाई करेगा, बलिया का बलिया में, गोरखपुर में, प्रयागराज में। और यह इस बात का मतलब है, यानी यह मूल निवास जरूरी होगा दिखाना उस जिले का जिस जिले में आप नौकरी कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि क्योंकि यह जिला स्तर की नौकरी है, तो इसका उद्देश्य है कि बच्चा अपने जिले में से ही नौकरी करे, तभी इस होमगार्ड के जो माप या जो मानदेय मिलता है इसमें वह सर्वाइव कर पाएगा, वरना फिर क्या है वह रोज अपने घर भागेगा, फिर कैसे हेल्प लेंगे उनके लिए। तो ठीक है। और इसमें कोई छुट्टियां तो होती नहीं है, जितने दिन आओगे, जितने दिन ड्यूटी करोगे वह आपसे सामंजस्य आप ले जाओ और वो आपकी छुट्टी ना लगे, ऐसे हो जाता है तो कल लेते होंगे। पर इस तरह मतलब एक दिन की भी छुट्टी है तो एक दिन का कम पैसा आपको मिलेगा। यह तो फर्क है पुलिस की नौकरी में और इसमें। पुलिस में वहाँ छुट्टी निर्धारित है, यहाँ पे आप 4 दिन नहीं आए तो 4 दिन का पैसा नहीं मिलेगा। और इसमें तो एक और प्रोविजन दिया गया है कि सरकार जितने दिन चाहे
है उतने दिन ही आपको काम देगी। मतलब है कि अगर हमें आपकी ज़रूरत है 25 दिन है तो महीने में तो हम 25 दिन ही बुलाएंगे, अगर हमें ज़रूरत है 30 दिन तो हम 30 दिन बुलाएंगे। आप आओ ना आओ वो आपकी चॉइस है। अगर हमें 10 दिन ज़रूरत है तो हम 10 दिन ही बुलाएंगे आपको और फिर 10 दिन का ही पैसा देंगे। पुलिस की नौकरी में ऐसा नहीं है, वहाँ रोज़ करनी है ड्यूटी, इसलिए इस होमगार्ड की भर्ती को उस पुलिस की भर्ती से काफ़ी कम मान लिया गया है, क्योंकि यह भत्ता आधारित जॉब है, दैनिक भत्ता आधारित जॉब है। पर जो पिछला रिकॉर्ड अगर मैं बताऊँ कि भाई जो होमगार्ड की भर्तियाँ होती थी, ऐसा नहीं कि सरकार को किसी दिन उसकी ज़रूरत ना पड़ती हो, 30 के 30 दिन काम है, तो उनके लिए अब 45,060 एज सर यह पूरी हो जाएगी तो फिर तो 30 दिन काम नहीं कर रहेगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो यूपी के अंदर ठीक तो हाँ, तो हमें बता रहे थे कि जो यूपी के अंदर तो नहीं होगा, तो इस वाली टेंशन को अपने दिमाग से निकाल देना। सर मेरे को 30 दिन में से सरकार ने 10 दिन ही काम दिया और मेरे 10,000 बने तो मैं क्या कर लूँगा, तो वो वाली टेंशन आप दिमाग से निकाल दो। चलो ऐसा होगा नहीं, पर रूल यही है, रूल तो लिख के चलेंगे ना। वो ड्यूटी भत्ता, यहाँ रहा ड्यूटी भत्ता, होमगार्ड को काम के लिए बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाता है। मतलब कुछ एक्स्ट्रा वैसा काम जो इनकी उससे हटकर है, वैसे इनके उससे हटके कुछ है नहीं। दूसरे ज़िले में सरकार को अगर भेजना पड़ा तो उसके लिए DABA का भी इंतजार कर दिया जाएगा, तो वह वाली टेंशन नहीं है। बाकी अपने ज़िले में ही आपको ड्यूटी दी जाएगी, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकता। और आप अपनी चौकी में लगो हो सकते हो, अपने पास रहो तो मतलब कि कम से कम 24 किलोमीटर, 24 से 10 520 किलोमीटर अगर अपने 10 से मतलब अपने घर से रहोगे तो इससे बढ़िया कुछ है नहीं। तो फिर अदर स्टेट वाले बच्चे इसलिए नहीं देख पाएंगे क्योंकि आप यूपी के डिस्ट्रिक्ट के मूल निवासी नहीं हो सकते, यह सबसे बड़ी दिक्कत है। अदर स्टेट वाले बच्चे नहीं देख पाएंगे क्योंकि यह जिला स्तर वाली जॉब है, जो जिस ज़िले का बच्चा है उसी ज़िले में इस नौकरी को पाएगा। तो क्लियर है ना, अदर स्टेट नो। तो फिर ठीक है, तो आगे बात करें, ये जिला वाली बात कहा करके अदर स्टेट को बंद कर दिया इन्होंने। तो चलो, और वैसे भी होमगार्ड अपने ही स्टेट का होता है, तो भाई हम यार होमगार्ड घर का गार्ड है, वो दशमलव के बाद के अंकों को छोड़ दिया जाएगा। अभी चलो ये तो बहुत पढ़ने वाली बात है कि नहीं, आवेदन पत्र की प्रकृति, स्वरूप और उसमें निहित शर्तों का निर्धारण उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हो। यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि इस भर्ती को यह बोर्ड कराने जा रहा है, इसलिए साफ़ सुथरी होगी, वरना जिला स्तर पे दिक्कतें हो जाती है, भ्रष्टाचार चल जाता है और यह होमगार्ड की भर्ती साफ़ सुथरी नहीं हो पाती है। अब यह साफ़ सुथरी होगी क्योंकि यह सेंट्रलाइज्ड होगी। चलो, परीक्षा अभ्यर्थियों की परीक्षा में निम्न चरण होंगे, निम्नलिखित परीक्षा होंगी। लिखित परीक्षा में इन्होंने स्पष्ट किया है कि लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे की होगी। और लिखित परीक्षा एक विषय सामान्य ज्ञान की होगी, एक विषय। अब आप कहो कि सर क्या पूरी जीके ही आएगी? भाई देखो, अगर मैं आपको बोलूँ आर कि एग्ज़ाम उठा लो मतलब PCS का और एग्ज़ाम उठा लो तो उन सब में जीके ही लिखी जाती है, तो सामान्य ज्ञान ही लिखा जाता है। लेकिन वहाँ पर 5 मतलब 10-10 क्वेश्चन ही हो जाते हैं, तो मैथ रीजनिंग के डाल दे तो थोड़ा लॉजिकल डाल दें तो ये हो सकता है 100 में से 10-15 क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग के भी मिल जाएंगे, ये बड़ी बात नहीं होगी। तो फिर मैक्सिमम पोर्शन GS का ही होगा। तो समान ज्ञान में समान ज्ञान है तो GS नहीं, तो समान अध्ययन नहीं, तो समान ज्ञान मतलब जो आपको डेली चीज़ें का ज्ञान हो, आम ज्ञान हो। समान मतलब आम जनरल नॉलेज, आपको प्रॉफिट लॉस का, आपको परसेंटेज का, इससे आम नॉलेज में आता है, सामान्य ज्ञान में आता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब ठीक है, तो इसलिए इसका सामान्य ज्ञान का क्षेत्र थोड़ा सा वाइड हो जा रहा। तो ऐसा ना माने कि केवल और केवल जीके ही, एक भी क्वेश्चन वैसा नहीं होगा, हो सकता है केवल GS भी ही हो, यह भी संभावना है। और यह भी संभावना है कि साथ में मैंने उसका रीजन आपको बता दिया, उन्होंने किस मानसिकता से किया नहीं पता। वैसे 2 घंटे अगर जीके 100 क्वेश्चन के लिए तो वो बहुत ज़्यादा है, पर वो पेपर भी होमगार्ड का अगर ऐसे सोचो तो ठीक है। तो चलो भाई, आगे श्रेष्ठता सूची। एक और बहुत अच्छी बात यह है कि हर पॉइंट में ना जो ये शासन देश आया है कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लिखा होता है, पर हम उतने गौर से इसको पढ़ते नहीं है। 7 पेज का है, तो अभी विस्तृत नोटिफिकेशन तो लेट आएगा, तो जब वो आएगा तो तब फॉर्म भी, उसमें डेट भी आ जाएगी। तो अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में
में प्राप्त अंकों तथा प्रस्तर 7 में अंकित अधिमानी अर्हताओं के आधार पर जो अभी 7वें नंबर पे थी, तो आधार पे प्राप्त अंकों को जोड़ने के हाँ लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक और जो अर्हता थी एनसीसी और वो जो स्काउट गाइड वाली जो उनको जोड़ने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की जिलावार सूची श्रेष्ठा क्रम में तैयार की जाएगी। श्रेष्ठा क्रम में कैसे, जिसके अच्छे अंक, जिसके ज़्यादा मार्क्स जिलावार सूची बनेगी। गौतम बुद्ध नगर के यह स्टूडेंट है तो इनके मार्क्स आए तो यह गौतम बुद्ध नगर में ही देखे जाएंगे, और गोरखपुर के स्टूडेंट है तो गोरखपुर में ही देखे जाएंगे, या लखनऊ के स्टूडेंट तो लखनऊ जिले में ही देखे जाएंगे। तो हर जिले की अलग अलग वैकेंसीज होगी। तो हो सकता है कि जैसे गौतम बुद्ध नगर छोटा जिला है तो गौतम बुद्ध नगर में बहुत कम वैकेंसीज होगी। हापुड़ बहुत छोटा जिला है तो हापुड़ की वैकेंसीज बहुत कम होगी। प्रयागराज बहुत छोटा, एक बहुत बड़ा जिला है तो प्रयागराज में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होंगी। तो ठीक है, तो उस तरह से वो बताएंगे, वहाँ भी लिस्ट आएगी। तो भाई किस ज़िले में कितनी वैकेंसीज आएगी, तो पर जितनी होंगी आपको एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ ऐसा तो नहीं है कि भाई यहाँ ट्रांसफ़र लेकर के ज़्यादा आ गए होंगे, वहाँ का वहाँ ट्रांसफ़र ले आएगा, तो इसलिए यहाँ वैकेंसी कम रहा जाए। तो यहाँ ऐसा नहीं है, जो जनसंख्या का रेशियो है उस हिसाब से यहाँ वहाँ उतनी ही ज़िले में ज़रूरत है। तो जितनी एक्टिविटी ज़्यादा होती है उस हिसाब से वैकेंसीज बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है। तो क्लियर है ना। तो चलिए वैसे देखिए, जैसे गौतम बुद्ध नगर मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत कम वैकेंसीज, वैसे ज़िला छोटा है तो यहाँ पर क्योंकि दिल्ली के बहुत नज़दीक है तो वीआईपी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हो सकता है कि होमगार्ड की ज़रूरत ज़्यादा हो। तो कमिश्नरेट है तो होमगार्ड की ज़रूरत वहाँ ज़्यादा होती है। तो पता लगेगा अभी जब वो लिस्ट आ जाएगी तो ज़िला वाइज कितनी वैकेंसीज है ये नहीं कहा जा सकता कि भाई कहाँ कितनी वैकेंसीज आएगी। तो चलो आगे चलो भाई बहनों, इस सब शारीरिक मानक परीक्षण का दिया हुआ है। तो शारीरिक मानक परीक्षण का जो भी है तो उसके बारे में बता दें कि 167 से 168 सेंटीमीटर अनुसूचित जाति यानी कि एससी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी सबको 168 ही हाइट होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा एसटी का है तो उसको हाइट में छूट होती है। एसटी वाले बच्चों को तो 160 सेंटीमीटर भी चल जाएगा। यह सीना बिना फुलाए या फुलाकर, यह तो बिल्कुल यूपी पुलिस वाला है ना 77, और यह 82 सेंटीमीटर सेम ही है। तो यह एसटी के लिए हो गया। तो महिलाओं के लिए ऊंचाई जो दी गई है वह बिल्कुल यूपी कांस्टेबल में जो हाइट है वो यूपीएसआई में जो हाइट है वही है। और एसटी की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर है। साथ में वजन की कंडीशन भी, क्योंकि इनकी चेस्ट नहीं नापी जाती है तो महिलाओं के तो वजन 40 किलोग्राम है, न्यूनतम होना चाहिए। तो फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या क्या लिया जाएगा, तो देखिए अगर पुरुष तो है यूपीएसआई का है तो ना सेम होमगार्ड का है तो 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, तो सेम यूपीएसआई में यही रनिंग होती है। तो सिर्फ रनिंग है और कुछ नहीं है। तो फिजिकल में महिलाओं में 2.4 किलोमीटर दौड़ है और 16 मिनट में वो करनी पड़ेगी। तो सेम यूपीएसआई में है तो महिलाओं के लिए। अब आप कहोगे सर महिलाएं भी होती है। अब तक का जो रिकॉर्ड है उसमें करीब जितने भी अब तक होमगार्ड है उनमें 2800 महिलाएं ऑलरेडी है। तो रेशियो 1 रहेगा। महिलाओं का वो कितना रहेगा वो नहीं पता। तो महिलाओं की वैकेंसीज अलग से रहेगी। तो फिर होमगार्ड की भी क्या ड्रेस होती है, तो वर्दी होती है। जी हाँ होती है, आपने देखी होगी। बस पहचान क्या होगी, तो पुलिस जैसी वर्दी होगी होमगार्ड की। यहाँ पर HG लिखा होता है, होमगार्ड HG, और यूपी पुलिस वाले पे आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा होता है। तो आपको जो अगर अभ्यर्थी जो उस मतलब नहीं है तो कोई दिक्कत, उसको मानसिक शारीरिक दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं है तो एनरोलमेंट नहीं किया जाएगा। तो चलिए सत्यापन पर यह भी देखा जाए कि कोई अपराधी प्रवृत्ति तो नहीं है। तो चिकित्सा परीक्षण में जब उपयुक्त पाया जाएगा तो अभ्यर्थियों का जिला कमांडेंट होमगार्ड द्वारा पुलिस सत्यापन भी कराया जाएगा कि भाई इसके ऊपर कोई केस वेस वगैरह तो नहीं है। तो फिर चलो यह कुल मिलाकर के पूरी प्रक्रिया हो गई। तो मैंने आपको ये समझा दिया, तो इतना ही आपको समझ में आएगा। तो फिर आगे मैं आपको एक आइडिया बताने दे रहा हूँ कि भर्ती कब तक यहाँ आएगी। तो पूछने में तो मन नहीं लगे। तो भाई भर्ती की बात बहुत पहले से चल रही है कि मुख्यमंत्री जी इसके लिए बहुत सीरियस है। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको इसके पद देखने को मिले। तो और आपको बाकी सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सब चीज़ें मैं बता चुका हूं और क्लियरिटी हर एक चीज़ को डिटेल में आएगी, वहाँ कुल नोटिफिकेशन पर आएगी। तो भैया थैंक यू इतने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।